आइए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की एक भूमिका, एक परिचय को देखा था। उसके अलावा हमने उसका उद्भव को देखा था कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के उधर उत्खनन कार्य हुआ और उस पर खोज कार्य प्रारंभ हुए। उसके अलावा हमने उसके कालक्रम को देखा था, उसके उत्पत्ति के विभिन्न जो मत थे उसको समझा था। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एवं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की बात करें, तो स्वतंत्रता से पहले अगर खोजे गए स्थलों की बात में देखा जाए तो वो प्रमुख 40 स्थल थे जो स्वतंत्रता से पहले ढूंढे गए थे, और स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक 1400 स्थलों को ढूंढा जा चुका है। अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। ये जो स्थलें हैं वो किन क्षेत्रों से मिले हैं, किन देशों से मिले हैं, तो वो मुख्य रूप से 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान, अर्थात हमारा भारत। तो अफगानिस्तान से मुख्य रूप से 2 स्थल मिले हैं, वो कौन कौन से हैं? मुंडी गार्क एवं सुरतीपुर। पाकिस्तान से देखें तो पाकिस्तान से 475 स्थल मिले हैं, और वो 475 स्थल जो है वो पाकिस्तान के 3 जिले से मिले हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से मिले हैं, कुछ सिंध प्रांत से, और कुछ जो दक्षिणी बलूचिस्तान वाला हिस्सा है जहाँ से सुतकांगे डोर, बालाकोट, डाबरकोट, तो वो सारे जो हैं वो दक्षिणी बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में है वहाँ से मिले हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत से लगभग 925 स्थल मिले हैं, और वो कहाँ से मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, इन 7 स्थलों से सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ते हुए जो स्थल हैं वो मिले हैं। अगर सबसे ज़्यादा स्थल देश में पूछा जाए तो वो भारत। अगर भारत में भी सबसे ज़्यादा स्थल पूछा जाए कि कौन से स्थान से मिला है, तो वो हमारा गुजरात है। तो यदि इसको मैप पे समझने का प्रयास करें, तो मैप पे समझने के लिए देखें तो ये हमारा अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, इसके बाद ये हमारा पाकिस्तान वाला हिस्सा है, और ये हमारा भारत का हिस्सा है। तो अगर अफगानिस्तान की बात करें तो जो अफगानिस्तान में 2 प्रमुख स्थल हैं, तो वो है इस क्षेत्र में एक मुंडी गार्क है और एक सुरतीपुर है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ से हड़प्पा, चकपुरवानी, डेरा इस्माइल खां, जलीलपुर, रहमान डेरी, इसके अलावा डेर बाजरा भी मिला है। तो ये पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र से मिला है। और पाकिस्तान का जो ये सिंध वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से देखें तो मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कोट दीजी, अली, आमरी, मुराद, ये सारे जो हैं ये हमारे सिंध से मिले हैं, पाकिस्तान वाला। और पाकिस्तान में ये जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है इस क्षेत्र में, और इस बलूचिस्तान में भी मुख्य रूप से दक्षिणी बलूचिस्तान में देखें तो सुतकांगे डोर, सोतकाको, बालाकोट एवं डाबरकोट, तो ये पाकिस्तान के 3 जिले पंजाब, सिंध एवं दक्षिणी बलूचिस्तान से हमें कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर भारत में बात करें तो भारत में जो सबसे ये देखा जाए सबसे उत्तरी स्थल, तो वो जम्मू कश्मीर में मांडा है। इसके अलावा भारत का जो पंजाब है, पंजाब से देखें पंजाब में कौन कौन से प्रमुख स्थल है, तो सरायकोल है, रोपर है, संघोल है, संघोल के अलावा डेर माजरा है। इसी के प्रकार अगर हरियाणा ये राजस्थान को देखें तो राजस्थान से एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा, और हरियाणा में देखें तो सिसवल, मिठावल, इसके बाद बनवाली, बालू, कुनाल, राखीगढ़, तो ये सारे जो है हमारे हरियाणा से मिले हैं। यूपी में देखें तो यूपी में जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से आलमगीरपुर मिला है। आलमगीरपुर वहाँ स्थान है जहाँ से ये सबसे, इस आलमगीरपुर को देखें तो सबसे पूर्वी स्थल है, और यहाँ से भी कुछ साक्ष्य नमूने प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यूपी का जो ऊपरी क्षेत्र है उत्तरी यूपी की तरफ से, तो यहाँ पर हुलास एवं बड़ा गांव 2 हड़प्पाकालीन स्थल हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ते हुए। अगर सबसे दक्षिणतम स्थल की बात करें तो वो महाराष्ट्र का दैमाबाद में है, महाराष्ट्र में दैमाबाद जो कि सबसे दक्षिणतम स्थल है। और जो हमने देखा था कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए स्थल ये हमारे गुजरात से मिलते हैं, तो वो गुजरात में अगर देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कच्छ की खाड़ी है, और ये वाली जो क्षेत्र है ये खंभात की खाड़ी है। तो जो कच्छ की खाड़ी से मिले हैं वो है सुरकोटदा, धौलावीरा, देसलपुर, और जो खंभात की खाड़ी से मिले हैं वो है लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, कुंतासी एवं मेघम।
तो इस प्रकार ये एक जनरल समझ बनता है कि कौन कौन से स्थान हैं जो महत्वपूर्ण। ऐसे देखा जाए तो 1500 स्थल है, तो कम से कम 1500 का 1% भी अगर देखेगा तो 15 स्थल कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर इन सारे स्थलों में अगर जिनको ज़्यादा पढ़ना है, जहाँ से बार बार सवाल आते हैं, जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, वो हमारा एक तो हड़प्पा हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो मोहनजोदड़ो, चनहुदरो हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे तो सूतकांगेडोर हो गया, यहाँ से सवाल पूछते हैं। गुजरात में देखें तो गुजरात में धौलावीरा आ जाएगा, लोथल आ जाएगा, रंगपुर आ जाएगा। यूपी का जो है आलमगीरपुर, महाराष्ट्र में दैमाबाद, इसके अलावा राजस्थान का कालीबंगा। पंजाब में देखें तो पंजाब में कुछ नहीं है, एक रोपर को पढ़ सकते हैं, और जो हरियाणा का है वो राखीगढ़ है, इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण स्थल है, तो अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तारित क्षेत्र, तो अगर इसको एक तो ये कुछ इस रूप में दिखाई देगा आपको। अर्थात इसका पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो सबसे इसका पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले में है। उसके अलावा जो ये हमारा सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणतल दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। और सबसे जो पूर्वी है वो हमारा यूपी में है, आलमगीरपुर। तो आइए उसको एक थोड़ा फ्रेश तरीके से देखते हैं, किस प्रकार से वहाँ जो कौन कौन स्थल है और कौन कौन से नदियों पे जो चारों इसकी चौहद्दी है। अर्थात एक चौहद्दी के रूप में अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। हमने यहाँ देखा था कि जो सबसे पश्चिमी स्थल था ये था हमारा सूतकांगेडोर, और ये जो सूतकांगेडोर है ये हमारा दास्क नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी है? दास्क नदी। इसके बाद जो हमारा सबसे पूर्वी स्थल आता है वो है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, आलमगीरपुर। और यह जो है देखिए तो हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सबसे दक्षिणतम स्थल का बात करें तो यह है, कौन सा हमारा आएगा? सबसे दक्षिणतम स्थल हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में है, दैमाबाद। और दैमाबाद कौन सी नदी पर स्थित है? तो प्रवरा नदी। ये प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो अगर प्रवरा नदी ऑप्शन में ना रहे तो आप गोदावरी नदी भी लगा सकते हैं। और सबसे अगर उत्तरी स्थल को देखें तो सबसे उत्तरी स्थल जो है वो हमारा है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और यह देखें तो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो कुछ इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सबसे हमारा पश्चिमी स्थल है वह सूतकांगेडोर, जो सबसे पूर्वी स्थल वो है आलमगीरपुर, जो हमारा सबसे उत्तरी स्थल है वो है मांडा, और जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो कौन सा है हमारा? तो दैनाबाद। कौन कौन से नदी? सूतकांगेडोर दास्क नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, और चिनाब मांडा चिनाब नदी पर। अब ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया की बात करें तो ये इसकी अगर पूर्व से पश्चिम में लंबाई देखें तो वह 1600 किलोमीटर है। अगर उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई देखें तो यह 1400 किलोमीटर है। और अगर इसका ये जलीय, जो कि हमने देखा था पाकिस्तान के क्षेत्र से लेकर के हमारा जो गुजरात वाले क्षेत्र से लेकर जलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो यह 1300 किलोमीटर है। तो अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की अगर क्षेत्रफल में लंबाई पूछे तो 1600 किलोमीटर, चौड़ाई पूछे तो 1400 किलोमीटर, और जलीय सीमा की लंबाई पूछे तो 1300 किलोमीटर। अगर प्रारंभ में देखा जाए जब 40, 50 या 70 स्थलें थी तो उस समय इस सभ्यता की अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वह था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। लगभग उसको 1300 किलोमीटर के रूप में माना जाता था, 13 लाख किलोमीटर। लेकिन इसका जो अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान क्षेत्रफल की, तो वह 20 लाख
वर्ग किलोमीटर के रूप में दिखता है। और ये जो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, यदि इसको देखें तो यह अकेले मिस्र की सभ्यता का, या जो नील नदी की सभ्यता बोलते हैं, तो मिस्र की सभ्यता का यह 20 गुनी है, यह अकेले। और यदि मिस्र प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला दें, मिस्र प्लस मेसोपोटामिया, तो उसकी हो जाएगी यह 12 गुनी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह एक कितनी बड़ी सभ्यता है, इसकी कितनी कौन कौन सी लंबाइयाँ हैं, और इसकी आकृति जो है वह त्रिभुजाकार है। तो यहाँ से तो बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आपने देखा आलमगीरपुर। पश्चिमी कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, सुतकांगेडोर। अगर उत्तरी पूछे तो मांडा, दक्षिणी पूछे तो दैमाबाद। अगर इसकी लंबाई पूछे तो आपने ये देखा, इसका वर्तमान क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। और यह मिस्र की सभ्यता का अकेले 20 गुनी और मिस्र एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता का 12 गुना है। तो इसके विस्तार को हमने समझा। अब इसके नगर नियोजन को देखते हैं कि इसके नगर नियोजन में एक देखा जाए तो पूरी तरह से ग्रिड पद्धति, जालनुमा आकृति है, सड़कें समकोण पे काटती हैं। जो घर हैं लगभग 4-4 कमरे के घर होते हैं, उसमें आंगन हो रहा है, कुएं हैं, तो उसको समझते हैं कि वो किस प्रकार से है। तो आइए दोस्तों नगर नियोजन को देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये जो नगर नियोजन है, यहाँ पर नगर के रूप में धीरे धीरे विकास हो रहे थे। कुछ क्षेत्रों में मतलब नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ थी, और कुछ जो क्षेत्र थे वो उनको पूर्णतः नगर की संज्ञा दी गई थी, अर्थात उनको पूर्णतः नगर माना जाता था। तो वो जो पूर्णतः नगर कौन से थे, तो देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, चनहुद्रो एवं बनवाली, ये जो 7 स्थल हैं इनको पूर्णतः नगर की संज्ञा दी गई थी। और इसके अलावा अन्य जितने मतलब लगभग तो पूर्ण नगर के रूप में थे ही, लेकिन कुछ जो थे धीरे धीरे करके नगर की तरफ विकसित हो रहे थे, अर्थात लेकिन ग्राम्य रूप में देखा जाए तो कोई नहीं था। तो अब चूंकि नगर है यहाँ पर, तो अब नगर है तो नगर के अंदर जो ग्रिड नुमा या जाल नुमा पद्धति थी उसको देखें तो वहाँ पर 2 टीले के रूप में नगरों के अंदर रहने की व्यवस्था थी। तो वो जो टीला था तो एक पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभक्त था। ये जो पूर्वी टीला था तो वहाँ पर व्यापारी, मजदूर, किसान, श्रमिक, ये सारे वर्ग अर्थात आम लोग वहाँ पर रहते थे, निवास करते थे। इसके अलावा जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला में देखें तो पुरोहित, प्रशासन एवं उच्च वर्गीय लोग यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर, पश्चिमी टीला में। ये जो पश्चिमी टीला है इसको दुर्ग टीला या गढ़ी टीला भी कहते थे। वो इसलिए क्योंकि ये जो पश्चिमी टीला है, ये आप देख रहे हैं, पश्चिमी टीला के चारों तरफ एक रक्षा प्रचीर या प्रकोटा से इसको घेर के रखा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन वर्गीय, उच्च वर्गीय लोग हैं तो ताकि उनको बचाया जा सके बाढ़ से या जो बाहरी प्रकोप है उनसे, बाहरी हमले से। तो इस कारण यहाँ पर प्रशासन वर्ग रहते थे। कौन से टीले पे, पश्चिमी टीला पर। और जो पश्चिमी टीला है यह पूर्वी टीला के मुकाबले अधिक ऊंचाई पर स्थित होता था, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो देखा जाए तो वो नगरीय सभ्यता थी और वो नगर में निवास करती थी, अर्थात सिंधु के क्षेत्र में। तो उधर हमेशा बाढ़ आते रहते थे और इसलिए यहाँ जो बड़े वर्ग थे उनको बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर थे, ये नीचे स्थानों पर थे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जितने स्थल हैं लगभग सभी स्थलों पर पूर्वी टीला एवं पश्चिमी टीला देखने को मिलता है। लेकिन जो कुछ अगर लोथल एवं सूरकोटदा की बात करें तो वहाँ पर जो रक्षा प्राचीर है, एक ही रक्षा प्राचीर से, अर्थात केवल ये पश्चिमी टीला को नहीं अर्थात पूर्वी टीला को साथ में लेकर ही रक्षा प्राचीर बनाया गया है। इसके अलावा अगर कालीबंगा में देखें तो कालीबंगा में देखेंगे तो ये अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और ये अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और चनहुद्रो में देखेंगे तो कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं है, ना पूर्वी टीला में ना पश्चिमी टीला में। तो इस प्रकार नगर जो थे वो पूर्वी टीला एवं पश्चिमी टीला में विभक्त थे। पूर्वी टीला में देखा जाए तो व्यापारी, मजदूर एवं आम जनता रहती थी। पश्चिमी टीला में देखें तो यहाँ पर ये विशेषाधिकार वर्ग का यहाँ पर रहने की व्यवस्था, आवास था उन लोगों का। इसके अगर नगर के अंदर घर की बात करें तो जो नगर के अंदर व्यवस्था थी रहने की, तो घर जो थे वो सेक्टर में विभाजित थे
और सेक्टर जो कैसा था, तो वो जालनुमा या ग्रिड नुमा पद्धति पर आधारित था, अर्थात छोटे छोटे खंडों में विभाजित थे। और जो घर बने थे वो आयताकार या वर्गाकार रूप में रहते थे। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि ये एक प्रकार नगर के अंदर ऐसी व्यवस्था रहती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य मार्ग है और इनको राजपथ बोला जाता था। और मोहनजोदड़ो से एक राजपथ भी मिला है जिसकी लंबाई 10 मीटर चौड़ी सड़क के रूप में मापी गई है। तो राजपथ कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। उसकी चौड़ाई कितनी है, तो 10 मीटर। इसके अलावा अब ये देख रहे हैं आप खंड खंड सेक्टरों में ग्रिड नुमा या जालनुमा पद्धति में विभाजित है। और ये हमारे मेन रोड है, जो मुख्य सड़क है, जिनको राजपथ बोला जा रहा है। अब इन राजपथ के अंदर भी देखें तो पतले पतले छोटे छोटे और भी रोड हैं, सड़कें हैं। और इन सड़कों में यहाँ पर भी देखिए तो घर बनाए हुए हैं, छोटे छोटे आयताकार वर्गाकार घर हैं। और घर के अंदर देखें तो वहाँ पर गलियाँ हैं, जैसे यहाँ घर हैं तो यहाँ पे गलियाँ भी हैं। फिर एक यहाँ घर हुआ तो एक यहाँ गली हुआ। और ये गलियाँ फिर मिलती थी अन्य सड़कों से और अन्य सड़कें मिली होती थी राजपथ से। तो यहाँ पर जो अन्य सड़कें हैं, तो अन्य सड़कों की लंबाई की बात करें तो 2.75 से लेकर 3.75। जो गलियाँ हैं वो 1.8 मीटर की रहती हैं। तो ये नगर के अंदर सेक्टर में विभाजित थे, जिनका जालनुमा या ग्रिडनुमा पद्धति पर आधारित आयताकार एवं वर्गाकार घर थे। और जो घर थे राजपथ के मतलब किनारे नहीं होकर के, राजपथ के बाद अन्य सड़कें होती थी, उसके बाद देखा जाए तो घर होते थे। और घर गलियों में ना, मुख्य दरवाजे जो घरों के होते थे वो गलियों में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क की तरफ। तो अब यदि नगर के अंदर हमने देखा ये जो घर है, तो अब इस घर को अगर उठाए तो इस घर को मैंने यहाँ दर्शाया है। तो इस घर को अगर देखिए तो ये जो घर होते थे 30 स्क्वायर फीट में होते थे। और जैसे साक्ष्य मिले उस आधार पर बताया जा रहा है कि ये 30 स्क्वायर फीट के होते थे। और घर में देखिए तो ये मुख्य दरवाजा यहाँ पे रहता था। और मुख्य दरवाजा मेन सड़कों पे, ये राजपथ की तरफ या अन्य सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, ये घर के गलियों की तरफ खुलते थे। और गलियां जो होती थी वो 1.8 मीटर चौड़ी होती थी। इसके बाद आंगन में जैसे ही अगर मुख्य दरवाजे से आप प्रवेश करते हैं तो आंगन के बीचों बीच एक दीवार बनाई जाती थी, ताकि आंगन के अंदर, घर के अंदर डायरेक्ट दिखाई ना दे जा सके, या आक्रामक जो हमला हो रहा है वो हमले से बचा जा सके। तो इस प्रकार, हालांकि ये जो सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो अगर आप आंगन में हैं तो इधर आ सकते हैं या इधर जा सकते हैं, डायरेक्ट आप, मतलब आंगन में एक दीवार है। और इधर हर एक घर में देखा जाए तो 4 या 5 कमरे हैं। कमरे के अलावा यहाँ पर देखिए तो एक साइड में कुएं हैं, कुएं के बगल में स्नानागार है, स्नानागार के बगल में आप देखें तो रसोई घर है, और रसोई घर के बगल से सीढ़ियाँ लगी हुई है, अर्थात 2 मंजिला इमारतें भी कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। तो ये हमने देखा कि घर कैसा था। घर के जो दरवाजे हैं वो मूल रूप से देखा जाए तो गलियों में खुल रहे हैं, ना कि मुख्य सड़कों पर। हालांकि ये जो यहाँ पर का आंगन है, आंगन में जो ईंटें हैं वो कच्ची ईंटों के आंगन बने हुए हैं। लेकिन कालीबंगा में देखा जाए एक अपवाद के रूप में, तो वहाँ पे जो आंगन मिला है कालीबंगा से, तो वो पक्की ईंटों के साथ है। इसी प्रकार लोथल में जो दरवाजा है, क्योंकि जो बाकी सारे घर हैं उनके दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ना खोल करके गलियों के ओर खुल रहे हैं, लेकिन जो लोथल से दरवाजा मिला है वो मुख्य सड़क की तरफ खुल रहा है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में पक्की सड़क, ये जो आप सड़कें देख रहे हैं राजपथ या जो भी है, तो ये सारे कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो में कौन सा साक्ष्य मिला है, तो पक्की ईंटों से बने हुए साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो नगर नियोजन है सिंधु घाटी सभ्यता का, यह एक उत्तम प्रणाली का था। जो घर से नलियाँ निकल रही हैं वो भी एक समकोण बनाती हुई जाकर के ग्रिडनुमा प्रणाली पर आधारित है, और वो जाकर के बड़े नालों में मिल जा रही हैं। तो एक उत्कृष्ट यहाँ पर नगरीकरण का व्यवस्था देखने को मिलता है। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि जो आंगन है मुख्य सड़क के और ना खुल करके गलियों में खुल रहे हैं, लेकिन मुख्य सड़क में कहाँ का खुल रहा है, तो वो कालीबंगन का, लोथल का। इसके अलावा अगर जो आंगन है कच्ची ईंटों के हैं, लेकिन कालीबंगा के जो आंगन है वो पक्की ईंटों के हैं। मोहनजोदड़ो में देखा जाए तो ये जो सड़कें हैं पक्के हैं, बाकी जगहों के क्योंकि सड़कें जो हैं वो कच्ची हैं। तो इस प्रकार हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार को समझा और इसके नगर नियोजन को समझा। आने वाले वीडियो में हम इसके जो प्रमुख स्थल हैं, मुख्य रूप से इन स्थलों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और वहां से कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, उनको देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो सिंधु घाटी सभ्यता से होगा और उसके हम महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।